हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी जो क्लास है वो फासीवाद पर लेंगे। काफ़ी बच्चों ने मुझसे इस पर कहा था कि मैम इस पर डिस्कस करिएगा, तो पहले हमारा उतना ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं हो पाया था। तो आज मैंने फासीवाद पर जो है वो पूरा वीडियो बनाया है कि फासीवाद के उदय के क्या कारण थे, और दूसरी चीज़ ये है कि फासीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की पृष्ठभूमि है जब फांसीवाद का उदय होता है। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। तो इसका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? इटली है। ठीक है, इटली में जो है वो फांसीवाद का उदय हुआ। ओके, और फांसीवाद के उदय के क्या कारण हैं, तो हमें इटली की थोड़ी सी भूमिका को देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप ये देखिए 1870 से 1945 तक जो इटली की नीति है वो श्रृंगाल नीति के रूप में रही। तो ये श्रृंगाल नीति क्या है, आप इसको बड़ा शॉर्ट और संक्षिप्त में समझ लीजिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जहां जर्मनी का एकीकरण जो है वो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, तो इटली का जो एकीकरण है वो काबूल के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इसके बाद जो इटली की एक महत्वाकांक्षा रही है, उसकी जो विदेश नीति के लक्ष्य रहे, वो उसके उद्देश्य क्या रहे, हम ये अगर देखते हैं तो उसके जो उद्देश्य थे वो सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि इटली के वो क्षेत्र जो उसके नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में इटली की जो इटली भाषी जो लोग हैं, तो उन सारे क्षेत्रों को जहाँ पर इटली भाषी लोग हैं उन्हें इटली में शामिल करना, ये उसकी पहली नीति रही। और जो नीति थी यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा थी, आप इसको ये कह सकते हैं। दूसरी महत्वाकांक्षा ये थी कि साम्राज्य का विस्तार करना, और साम्राज्य का विस्तार कहाँ पर करना था? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना। और जो तीसरा उसका जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी वो थी भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, यानी भूमध्य सागर में अपनी शक्ति स्थापित करना, अफ्रीका में अपने उपनिवेशों की स्थापना करना और इटली भाषी क्षेत्रों को इटली में शामिल करना। तो ये सारी महत्वाकांक्षाएं तो हैं, लेकिन इन महत्वाकांक्षाओं को अपने दम पर हासिल करना इटली के बस की बात नहीं थी। इसके लिए इटली ने किसका सहारा लिया? इटली इसके लिए सहारा लेना चाहता था मित्रता का। एक्चुअली इटली को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले वो यूरोप में एक महाशक्ति तो है, लेकिन जो दूसरी महाशक्तियां उनके मुकाबले में वो काफ़ी छोटा है, यानी अपने बल पर वो अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसने एक श्रृंगाल नीति अपनाई। अब श्रृंगाल नीति क्या है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो रहा है तो वो लास्ट तक ये नहीं क्लियर करता था कि उसे किसके फेवर में जाना है, लेकिन जब उसको लगता था कि ये राष्ट्र जीत जाएगा तो वो विजेता राष्ट्र के तरफ युद्ध के अंत तक शामिल हो जाता था, ताकि युद्ध के बाद में होने वाले जो लाभ हैं वो उसको प्राप्त हो सके। अब यही नीति उसने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनाई। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो नीति अपनाई इटली ने, वो नीति क्या है? एक्चुअली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1882 में इटली का जो एक संधि की थी इटली ने, जिसमें त्रिगुटीय संधि इसको कहा गया है, जिसमें इटली शामिल था, जर्मनी शामिल था और इसके अलावा ऑस्ट्रिया शामिल था। तो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तीनों ने एक त्रिगुट संधि का निर्माण किया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी का मित्र हो गया इटली। ठीक है, लेकिन आगे चलकर इटली की नीति में परिवर्तन हुआ और इटली लेबनान के मुद्दे पर फ्रांस का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। तो इसलिए उसने 1902 में फ्रांस के साथ एक संधि कर ली, और संधि क्या थी कि यदि जर्मनी और फ्रांस के बीच में कोई भी युद्ध होगा तो इटली जो है वो जर्मनी की तरफ से शामिल नहीं होगा फ्रांस के खिलाफ युद्ध में। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि वो यहाँ एक धोखा कर रहा है, जिनके साथ संधि की है लास्ट में उनका साथ भी नहीं दे रहा, उनसे बदल गया। ठीक है, अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में देखेंगे तब भी हम देखते हैं कि शुरुआत में उसके जो मित्र हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तो वो उनका साथ नहीं देता है लास्ट, और काफ़ी टाइम तक वो थोड़ा सा युद्ध से तटस्थ रहता है। लेकिन जब बाद में जो मित्र राष्ट्र हैं वो इटली को थोड़ा लालच देते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे, ट्रोल, टेस्टे, गोरेजिया, ऑस्ट्रिया, डोल्मीशिया, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो तुमको दे दिए जाएंगे युद्ध के पश्चात। तो इसके लालच में आकर 23 मई 1915 को इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब यहाँ पर दो मुद्दे हैं। देखिए, पहला मुद्दा ये कि इटली शामिल हुआ तो इटली को युद्ध के बाद के लाभ चाहिए। दूसरा मुद्दा ये कि मित्र राष्ट्र जानते हैं कि इटली अपने हितों को लेकर बाद में जो है वो युद्ध में शामिल हुआ है। ठीक है, दूसरा कि अब इस युद्ध के पश्चात इटली के साथ का जो व्यवहार है वो कैसा है। तो यहाँ पर पेरिस शांति सम्मेलन हुआ 1919 में।
पेरिस शांति सम्मेलन से इटली की जनता संतुष्ट नहीं थी। अब इटली की जनता संतुष्ट क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। पहली बात तो यह है कि ब्रिटेन ने जो यहाँ पर एक ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति थे बिल्सन, तो बिल्सन की जो नीति थी उनकी वजह से अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका में वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। दूसरी, वो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की अनिच्छा की वजह से, यानी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही नहीं चाहते थे कि भूमध्य सागर के क्षेत्र में जो है वो इटली का विस्तार हो, तो ये इटली भूमध्य सागर के क्षेत्र में भी अपना विस्तार नहीं कर पाए। तो वहां पर अपना विस्तार नहीं कर पाए, अपने साम्राज्य का मतलब जो है अपनी शक्ति की स्थापना वहां पर नहीं कर पाए, और वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से पेरिस एक असंतुष्ट राष्ट्र की श्रेणी में आ गया। ओके, कि ये एक असंतुष्ट राष्ट्र हो गया क्योंकि उसकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई जिनको वो सोच रहा था कि युद्ध के बाद होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम सीधा ये लेंगे कि इसके बाद वहां पर फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो यहाँ पर इस समय एक जनतांत्रिक सरकार थी, विक्टर इमैनुअल तृतीय यहाँ के राजा थे। तो पहला कारण जो बहुत बड़ा बनेगा फासिज्म के उदय का या फांसीवाद के उदय का, वो है युद्ध के बाद आर्थिक असंतोष। युद्ध के बाद अगर हम आर्थिक असंतोष को देखते हैं तो इटली में बहुत ज़्यादा आर्थिक असंतोष व्याप्त हो गया। बट इटली में आर्थिक असंतोष व्याप्त होने का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि युद्ध के पश्चात इटली को क्षेत्र कितना मिला? इटली को क्षेत्र मिला लगभग 9,000 वर्ग मील क्षेत्र मिला, लेकिन उसकी जनसंख्या में 16 लाख का इजाफा हो गया। अब 16 लाख जनसंख्या बढ़ गई और 9,000 वर्ग मील का क्षेत्र मिला है। इसको युद्ध में बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई, लगभग 6.5 लाख व्यक्ति मारे गए, 10 लाख व्यक्ति जो है वो इसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, और 12 अरब डॉलर का जो है वो उसको नुकसान हुआ। ठीक है, तो इन सब के मुकाबले में जो उसने खोया उसे जो मिला वो बहुत ज्यादा कम था। तो इससे युद्ध के बाद जो एक आर्थिक असंतोष है वो वहां पर आ गया। अच्छा, इसकी वजह से अब कई चीजें हो गई, महंगाई में वृद्धि हो गई तेजी से, लोगों के पास पैसे की कमी है, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, जब महंगाई बढ़ी, इधर बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंच गई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जनता में अराजकता चारों तरफ व्याप्त होना शुरू हो गई, और जनता का विश्वास जो है वो थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो सरकार के ऊपर काफी कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक फांसीवाद के उदय का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि युद्ध के पश्चात इटली की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। इटली की जनता के मन में जो भाव था वो ये था कि युद्ध में वो विजेता राष्ट्र हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें युद्ध के पश्चात शांति नहीं मिली है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा था। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीयता पर आघात, अगर आप इस मुद्दे पर देखते हैं यहाँ पर कि ये राष्ट्रीयता पर किस तरीके का आघात हुआ है जिसकी वजह से वहां पर फासिज्म का उदय हुआ। ठीक है, फासिज्म के उदय के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि युद्ध के बाद इटली के निवासियों का ये मत था कि इटली के पूरे अपमान के लिए वहां की जो जनता सरकार है वही दोषी है, यानी जो जनतांत्रिक सरकार है वो दोषी है, सरकार की वजह से उनको इस अपमान का सामना करना पड़ा। यदि इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र होता, वो ताकतवर राष्ट्र होता, तो शायद उसको इस तरीके से ना अनदेखा किया जाता और ना उसका इस तरीके का अपमान होता। तो ये एक उग्र राष्ट्रवाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। पेरिस शांति सम्मेलन में उनको वो सब कुछ नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो इस वजह से इटली के अंदर जो है लोगों के अंदर काफी असंतोष व्याप्त होने लगा और उसने एक उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दे दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फासिज्म के उदय के लिए हीगल के सिद्धांतों का जो प्रचार है वो बहुत महत्वपूर्ण था। हीगल के सिद्धांतों का प्रचार, ये सब कर कौन रहा है? एक्चुअली मैं इसे आगे डिस्कस करूंगी। इन सबको करने के पीछे का जो व्यक्ति है वो है मुसोलिनी। ठीक है, इसको ये सब जो हुआ है वो मुसोलिनी की वजह से हुआ है, बेनिटो मुसोलिनी जो है उनकी वजह से हुआ है। तो हीगल का सिद्धांत क्या था? एक्चुअली हीगल का जन्म जर्मनी में हुआ था और हीगल एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बल दिया। राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या था हीगल का? आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि हीगल ने ये माना कि राज्य जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा है, या आप ये कहेंगे कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का पार्थिव शरीर है। ठीक है, और राज्य की जो भी आज्ञा है उसकी अवहेलना करना नागरिकों के लिए एक तरीके से
पाप है। नागरिकों की अपनी कोई इच्छा नहीं है, तो राज्य कोई भी निर्णय अगर नागरिकों के विषय में लेगा तो वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य की भूमिका ईश्वर के समान है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पार्थिव शरीर है, इसलिए राज्य नागरिकों के संबंध में जो भी डिसीजन लेगा वो बिल्कुल सही होंगे और नागरिकों को उससे बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। तो हीगल के ये जो सिद्धांत हैं मनुष्य के अगर हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो राज्य के आदेशों का पालन करके ही अपनी उन्नति कर सकता है। ठीक है, हीगल का ये जो दर्शन है वो मुसोलिनी की जो एक विचारधारा थी उसके काफी ज्यादा नजदीक था। ठीक है, तो हीगल के सिद्धांतों का जो प्रचार था उसने यहाँ पर एक बात को क्लियर कर दिया कि राज्य शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, वो निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, और राज्य अगर शक्तिशाली होगा, निर्णय लेने में सक्षम होगा, तो ऐसी स्थिति में जो नागरिक हैं वो काफी हद तक सुरक्षित होंगे। तो हीगल के सिद्धांतों ने राज्य को शक्तिशाली बनाया और नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, इसलिए हीगल के सिद्धांतों का प्रचार होने लगा, जिसने अधिनायक तंत्र को वहां पर बढ़ावा दिया या उसके लिए एक मार्ग जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिया। एक और बहुत बड़ा मुद्दा था साम्यवाद का प्रचार। एक्चुअली रूस में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इटली में भी बहुत सारे साम्यवादी जो दल थे उनका गठन हो चुका था। और साम्यवाद क्या कर रहा है, साम्यवाद पूंजीवाद का विरोधी था। ठीक है, साम्यवाद पूंजीवाद का विरोधी था। 1919 के चुनावों में साम्यवादियों को काफी सफलता भी मिली और बहुत सारी सीटों पर उनका जो है वो नियंत्रण हो गया। एक संभावना यहाँ पर ये जगने लगी कि जो जिस तरीके से वहाँ पर सर्वहारा की सरकार बनी है सोवियत यूनियन में, उसी तरीके की जो सरकार बनेगी वो कहाँ पर बन जाएगी, उसी तरीके की सरकार इटली में भी बन जाएगी। इससे जो पूंजीपति वर्ग था वो बुरी तरीके से डर गया। पूंजीपतियों के अंदर एक डर आ गया, और ऐसा हुआ भी। लगभग 100 कारखानों के ऊपर साम्यवादियों ने नियंत्रण कर लिया और उनको अपने ढंग से चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो साम्यवाद का जो प्रचार था और साम्यवाद की वजह से लोगों के अंदर जो डर आया, जो खौफ आया, उसने पूंजीपतियों का समर्थन भी बाद में मुसोलिनी को दिला दिया। जो उच्च वर्ग था, जो शक्तिशाली वर्ग था, जो पैसे वाला वर्ग था, उसका समर्थन सीधे सीधे मुसोलिनी को मिल गया, क्योंकि पूंजीपति वर्ग को ये डर था कि कहीं सर्वहारा की सरकार ना बन जाए, और अगर वो बन गई तो उनकी सारी निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाएगा। इसके अलावा अगला एक मुद्दा आ जाता है यहाँ पर कि फासीवाद के उदय में देखिए सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की अकर्मण्यता, जैसे कि अगर बेरोजगारी फैली हुई है, वहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, और जो है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही थी। तो जनता काफ़ी हद तक इससे नाराज़ है। जनता के अंदर सरकार में विश्वास जो है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि जब संकट काल परिस्थितियाँ होती हैं तो एक मजबूत नेता जो है वही अपने राष्ट्र को जो है वो विश्वास में ले सकता है, और वही राष्ट्र को सही ढंग से संचालित कर सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो दौर है उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनका बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व होने की वजह से, या वो अपने देशवासियों को जिस तरीके से विश्वास में ले रहे हैं, तो ये एक बड़ी भूमिका होती है। किसी भी सरकार की, किसी भी नेता की एक बड़ी खासियत होती है कि जनता को विश्वास दिलाना। तो यहाँ पर जो सरकार की अकर्मण्यता है वो जनता के अंदर असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बन गई, जिसने मुसोलिनी जैसे व्यक्ति के उदय की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। अब मुसोलिनी का उदय किस तरीके से हुआ और मुसोलिनी ने किस तरीके से इटली की सत्ता को अपने हाथ में लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेनेटो मुसोलिनी इनका पूरा नाम है, वेनेटो मुसोलिनी इनका जन्म इटली में ही हुआ है। और वेनेटो मुसोलिनी जो हैं बड़ा ही आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि अपने शुरुआती जीवन में ये एक साम्यवादी थे। ठीक है, और साम्यवाद का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते थे। एक न्यूज़पेपर के ये संपादक भी रहे जिसका नाम था पोपोलो डी इटेलिया। ये पोपोलो डी इटेलिया जो समाचार पत्र था इसमें ये अपने लेख लिखा करते थे, और उस वक्त ये साम्राज्यवाद के खिलाफ हुआ करते थे, और जो एक उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ हुआ करते थे, साम्यवाद के साम्यवादी थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पूंजीवाद के खिलाफ हुआ करते थे, तो इनके लेख इसमें लगातार छाए रहते थे इनके लिए। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि 23 मई 1915 को जब प्रथम विश्व युद्ध में इटली शामिल हुआ था, तो उस वक्त बेनेटो मुसोलिनी के पोपोलो डी इटालिया में जो लिखे गए लेख थे वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार थे, क्योंकि उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद का, युद्ध का समर्थन, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की उस टाइम पर वो लिख रहे थे कि जिससे एक माहौल बनना शुरू हो गया। ठीक है, मुसोलिनी का व्यक्तित्व कैसा है? अगर हम मुसोलिनी के व्यक्तित्व की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इनके फेवरेट लीडर देखेंगे, तो ये जूलियस सीजर और नेपोलियन के जो हैं
बहुत बड़े फैन थे या उनको अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, दोनों के बारे में आप जानते हैं कि दोनों ही बड़े बड़े योद्धा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 23 मार्च 1919 को, अच्छा, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक सैनिक के रूप में भाग भी लिया था और 1916 में ये युद्ध में घायल होने के बाद वापस आ गए। और जब वापस आए तब इन्होंने पोपोलो डी इटालिया जो समाचार पत्र है उसमें दोबारा से लेख लिखना शुरू किया और अब ये साम्यवाद के विरोधी हो गए। ठीक है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया इनके व्यक्तित्व में, युद्ध के इनके अपने जो भी अनुभव रहे उसमें, क्योंकि जब वापस ही आए और उन्होंने इटली की जो दुर्दशा देखी तो उसके लिए इन्होंने कहा कि साम्यवाद भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है और इस तरीके से इटली का अभ्युदय नहीं हो सकता। इटली को एक मजबूत सरकार चाहिए, ताकतवर सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो पूरे देश को चला सके, लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे सके। ठीक है, तो ये इनके विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ। फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने 23 मार्च 1919 ईस्वी को मिलान में फासियो डी कम्बेटिमेंटो जो है उसकी एक दल की स्थापना की, यानी कि इसको हम फांसीवादी दल के नाम से जानते हैं। अच्छा, फासिज्म जो शब्द है वो लैटिन भाषा की फाशियो से बना है। फाशियो का मतलब क्या होता है? लकड़ियों का गट्ठा। अब लकड़ियों का गट्ठा किसका प्रतीक होता है? आप थोड़ा इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा प्राचीन रोम पर चले जाते हैं। प्राचीन जो रोम था उसका जो राज चिन्ह हुआ करते थे वो होते थे लकड़ी का गट्ठा और कुल्हाड़ी। तो लकड़ी का गट्ठा जो है वो प्रतीक था यहाँ पर एकता का, यूनिटी का, अनुशासन का, ठीक है, संगठन का, और जो कुल्हाड़ी है वो शक्ति का प्रतीक थी। तो यहाँ पर जो लकड़ियों का गट्ठा यानी कि जो फाशियो शब्द आया वो यूनिटी यानी कि एकता, अनुशासन, संगठन, इस पर बल दे रहा है कि सभी देश के जो नागरिक हैं वो एक एकता के सूत्र में बंध जाएं, संगठित हों और वो एक व्यक्ति को फॉलो करें। और जो बेनेटो मुसोलिनी था वो कहा भी करता था कि इटली को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जिस पर जनता आंख बंद करके विश्वास करे और जब भी वो कहे तो वो उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाए। युद्ध के मामले में उसके विचार थे कि अगर मैं युद्ध में आपका नेतृत्व कर रहा हूं तो आप मुझे फॉलो करो, आप मेरे पीछे आओ, लेकिन अगर मैं भी पीछे हटता हूं तो फिर आप मेरा साथ छोड़ दो। यानी युद्ध जो है वो अनिवार्य है। यहाँ पर एक बड़ा ही रोचक तथ्य आता है कि बेनेटो मुसोलिनी जो हैं वो डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। डार्विन का एक सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द जो फिटेस्ट का जो सिद्धांत है, अर्थात इसका मतलब होता है कि शक्तिशाली जो भी प्रजातियां, जो भी शक्तिशाली जीव होते हैं वही प्रकृति में सर्वाइव कर पाते हैं और कमज़ोर जीव जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब था कि अगर इटली को सरवाइव करना है, इटली को यूरोप में अपना एक मुकाम बनाना है तो उसे युद्ध करना होगा, उसे शक्तिशाली बनना होगा। अपने इन विचारों के साथ 23 मार्च 1919 ईस्वी में उन्होंने जो है वो फासिज्म जो पार्टी है, फांसीवादी दल जो है उसका स्थापना कर दी। शुरुआत में अगर हम इसके सदस्य देखें तो केवल उनकी संख्या 54 थी। ठीक है, और जो 54 सदस्य थे उनमें मोस्टली लोग कौन थे? इसमें अधिकतर वो लोग थे जो प्रथम विश्व युद्ध से वापस आए थे और अधिकतर इसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उग्र राष्ट्रवादी हैं, जिनके अंदर एक गुस्सा था, एक क्रोध था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है युद्ध के बाद। अब इनके अंदर उग्र राष्ट्रवाद है और एक बदले की भावना है। तो ये लोग जो है वो फांसीवादी दल के लिए बहुत ही अच्छा एक अच्छे कार्यकर्ता शामिल हुए उसके लिए। ठीक है, और इन्होंने पूरे जी जान से जो है वो बेनेटो मुसोलिनी को फॉलो करना शुरू कर दिया। बेनेटो मुसोलिनी का जो दल है उनके उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं, क्योंकि कोई भी जो पार्टी बनती है तो वो अपनी एक विचारधारा भी रखती है और अपने उद्देश्यों का भी निर्माण करती है। हालांकि अगर हम विचारधारा की बात करें तो फांसीवाद का कोई खास एक विचारधारा हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं फांसीवाद यथार्थवाद की बात करता है, एक यथार्थवादी तत्वों को लेकर चलता है, काम करने पर फोकस करता है, जबकि जो साम्यवाद है वो सिद्धांतवादी विचारधारा यानी सिद्धांतिक उसके जो मुद्दे हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन फांसीवाद में मुसोलिनी खुद कहता है कि फांसीवाद में सभी मुद्दों को एक बार में नहीं बताया जा सकता, पूरी विचारधारा को एक साथ नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पर जो भी काम होगा काम करने के बाद ही बताया जा सकता है। आप फॉलो करते रहिए, निरंतर अपने नेता पर अटूट विश्वास रखिए, उसको फॉलो करिए, और यही फांसीवाद की विचारधारा का सबसे अहम मुद्दा था। लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपने उद्देश्य वहाँ पर रखे तो इनके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे वो थे एक शक्तिशाली विदेश नीति का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा है व्यापार और उद्योग धंधों की रक्षा करना। ये भी अच्छी बात है कि व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योग धंधों की रक्षा कर रहे हैं, भले ही इनका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो मजदूर हैं और जो सर्वहारा वर्ग है यानी कि यहाँ पर साम्यवाद की स्थापना होने देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मजदूरों के लिए
और किसानों के लिए भी कई बेनिफिट की बात की है। और फासीवाद का उन्होंने एक बताया कि एक लाइन में अगर उसको वर्णन किया जाए तो फासीवाद का मतलब है कि सभी मनुष्यों के लिए ये जो है वो समान होगा, समानता पर बल देता है फासीवाद। ठीक है। दूसरा इनका जो है, ये राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं, अर्थात एक दल, एक नेता, एक शासन में विश्वास। ठीक है, विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। दूसरा, इन्होंने निजी संपत्ति की रक्षा का वचन दिया, अर्थात ये पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं। सैन्य संगठन, मजबूत सैन्य संगठन की स्थापना पर बल दिया और इन्होंने घोर विरोध किया साम्यवाद का। ठीक है, तो ये इनका जो है वो उद्देश्य थे। दूसरा अगर हम देखते हैं तो नेपोलियन ने मुसोलिनी ने बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम तैयार किया। और इनका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कितना आकर्षक है इसको आप एक चीज से देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात इन्होंने क्या कही कि हमारा उद्देश्य क्या होगा। कोई भी पार्टी है जो है वो अपना कार्यक्रम देती है। अच्छा, इनका कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा लुभावना होता था, सबको सब कुछ देने का वादा कर देते थे। ठीक है, एन केन प्रकार कैसे भी हो जनता उनका साथ दे, उनके साथ आए तो सब कुछ देने का वादा कर देते थे कि भाई आपको सब कुछ मिलेगा, जो मांग रखी जाती थी उसको मान लेना है। तो इन्होंने कहा कि जितने भी हथियार बनाने वाले जो भी कारखाने हैं, ठीक है, उनका एकीकरण, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, यानी हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और कहा कि कुछ उद्योग धंधे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मजदूरों का जो है वो अधिकार स्थापित कर दिया जाए। यानी कि मुसोलिनी ने यहाँ पर एक अच्छे नेता की तरह मजदूरों को भी अपने फेवर में कर लिया। मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए, यानी कि एक तरफ पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूर और किसानों को भी अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और कहा कि युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूंजीपतियों ने जो भी मुनाफा कमाया है उनका 85% राज्य के द्वारा जब्त कर लिया जाए, यानी कि सरकारी खजाने को मजबूत बनाया जाए ताकि भविष्य में एक मजबूत इटली का जो है वो निर्माण हो सके। दूसरा मुद्दा, चर्च। उस समय देखिए आप, हर देश में ही मजबूत हुआ करते थे और चर्च के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी। तो इन्होंने एक और कार्यक्रम रखा कि चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। ठीक है, और उसका इस्तेमाल भी इटली को मजबूत बनाने में किया जाए। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये कहा कि देश में एक नए संविधान का निर्माण होना चाहिए और संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो इनके कार्यक्रम का ये भी एक अच्छा मुद्दा था कि जनता के इच्छा के अनुसार जो है वो निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका निर्माण किया जाएगा। इन्होंने कहा फ्यूम और डोलमेसिया पर इटली का अधिकार स्थापित किया जाए, यानी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा मुसोलिनी ने कहा था कि एक आर्थिक काउंसिल का निर्माण भी किया जाए और उसे पूरे अधिकार भी दिए जाए ताकि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सके। तो ये जो मुसोलिनी हैं उनकी पूरी एक नीति थी। मुसोलिनी का व्यक्तित्व कोई बहुत आकर्षक नहीं था, ये थोड़ा कद भी इनका थोड़ा छोटा है, सर पे बाल भी नहीं थे, एक जबड़ा थोड़ा सा निकला हुआ था और छाती भी इनकी ढोल की जैसे आकार की थी। और जिस टाइम ये बोला करते थे बाएं पीछे को मुड़ी हुई, बड़ा ही नाटकीय मुद्राएं बनाया करते थे, लेकिन चेहरे पे गुस्सा, आंखों में तेज और मशीन गन की तरह शब्द इनके जो है वो मुंह से निकला करते थे। तो ये जो विदेश नीति है उसका निर्माण किन आकर्षक कार्यक्रम उद्देश्यों को लेकर चले हैं। और इनकी विदेश नीति के अगर हम देखते हैं तो जो विदेश नीति है, उन्होंने एक उग्र विदेश नीति का निर्माण किया है। और उनकी विदेश नीति का जो पहला पॉइंट था वो था कि सैन्य शक्ति का विकास किया जाए। ठीक है, एक सैन्य शक्ति, मजबूत सैन्य शक्ति, शक्तिशाली सैन्य जो शासन है, यानी कि एक मजबूत सेना का निर्माण किया जाए। दूसरा है साम्राज्य का विस्तार किया जाए, क्योंकि मुसोलिनी कहते थे कि इटली के पास जनता बहुत है, हम भूमि के भूखे हैं, हमारे पास जमीनें नहीं है, तो हमें उपनिवेश चाहिए, हमें क्षेत्र चाहिए, हमें विस्तार करना है। तो चाहे जो भी हो, अगर इटली को अपने आप को आगे लेकर जाना है, इटली को सर्वाइव करना है, तो उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही होगा। और जो उसकी पुरानी महत्वाकांक्षा, तीसरा मुद्दा था भूमध्य सागर पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी भूमध्य सागर में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरना, क्योंकि जब तक भूमध्य सागर पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक अफ्रीका के क्षेत्रों पर वो अपने उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आप लोगों ने मैप में भी देखा होगा कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसके नीचे जो है वो अफ्रीका का उत्तरी अफ्रीका जो है वो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है और इटली का दक्षिणी भाग जो है वो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। तो ये फासीवाद के उदय के सारे कारण थे। और जो मुसोलिनी है उनकी जो विदेश नीति है, उनका क्या कार्यक्रम है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर संसद के साथ हम देखते हैं कि क्या मसला था, तो उस टाइम पर, अच्छा एक चीज़ में और एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना मैं भूल गई हूँ कि इन्होंने सत्ता किस तरीके से हासिल की है।
तो जो सत्ता हासिल करने का इनका जो प्रोग्राम पूरा रहा है, वो सत्ता इन्होंने हासिल की थी 1922 में। और उस समय ये 40-45 हज़ार लगभग फासिस्ट जो दल के सिपाही थे, सदस्य थे, मीटिंग उनके साथ हुई थी इनकी। लेकिन उसके बाद 30,000 को लगभग ये अपने साथ लेकर रोम की ओर चले। विक्टर एमानुएल तृतीय उस समय राजा थे और उनको लगा कि तख्ता पलट हो जाएगा, तो इस डर से उन्होंने जो है मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बना दिया। और आफ्टर ऑल थोड़े समय के बाद मुसोलिनी ने लगभग पूरी सत्ता पर ही कब्जा कर लिया। तो ये एक पॉइंट था, जो ये किस तरीके से शासक बने हैं। ठीक है, बाद में तो ये अधिनायक तंत्र की स्थापना इन्होंने कर ही दी। तो ये फांसीवाद पर आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मुद्दे समझ में आ गए होंगे। इसके उदय की क्या कारण है, उनकी विदेश नीति कैसी थी, उनका आकर्षक कार्यक्रम कैसा था। और ये हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इटली की जो उग्र विदेश नीति है वो भी एक बड़ा कारण बनी है। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं कंप्लीट मैंने कर दिया है। और अब हम अगला भी मैं देखती हूँ कि एक दो अगर टॉपिक बचे हैं तो उन पर भी वीडियो बना दूँगी। बाय।